हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिया गया है विद्युत धारा चैप्टर से। इलेक्ट्रिक करंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है फिजिक्स का। देखो, बिहार बोर्ड के जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और जिनका फिजिक्स है, मतलब जो साइंस मीडियम वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, जितना क्वेश्चन है विद्युत धारा का वो सारा क्वेश्चन करवा दिए प्रीवियस ईयर से लेकर के जो इंपॉर्टेंट बनता है। और एक बात याद रखना, ये विद्युत धारा से आपको 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। जिसे 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आपको 35 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो इस 70 मार्क्स में आपको 5 नंबर का तो जरूर विद्युत धारा से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस विद्युत धारा चैप्टर से आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन, यानी ये चैप्टर जो है ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल वीडियो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाला है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये विद्युत धारा चैप्टर का। सारा का मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए। और भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है। देखो, वीडियो लंबा है क्योंकि 45 क्वेश्चन है, तो टोटल वीडियो देखना है, तो जिसके लिए आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है किलो वाट घंटा, KWH मात्रक है। तो किलो वाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो याद रखना, एनर्जी का मात्रक होता है हमारा किलो वाट घंटा। ये क्वेश्चन 7 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में 7 बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। तो आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये पूछे ये किस एनर्जी का है? तो याद रखना, ये विद्युत एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है क्या? किलो वाट आवर। एक बात करते हैं यहाँ पे, शक्ति का, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। यहाँ लिखा हुआ है बल आघूर्ण, टॉर्क। टॉर्क का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो हम तीनों बता दिए और हम ऐसे ही हर एक क्वेश्चन जो जो मुझे लगेगा कि इस ऑप्शन को डिस्कस करना है तो हम जरूर करेंगे। तो क्योंकि इससे क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकता है। और अगर आपको पावर का भी ऐसा यूनिट पूछ दे तो ये भी हो सकता है, तो वाट आपको आंसर कर देना है। ठीक है, बल आघूर्ण तो इंपॉर्टेंट है ही, टॉर्क आपके सिलेबस में है। तो याद रखना, न्यूटन मीटर जो होता है बल आघूर्ण का क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऊर्जा, किलो वाट आवर ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन? हेल्दी ह्यूमन मतलब उसे कोई बीमारी ना हुआ हो, वो कोई गीला व्यक्ति ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति गीला होता है, भींगा होता है, उसका रेसिस्टेंस अलग हो जाता है। तो याद रखना, एक ड्राई सूखा हुआ व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसका जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो 10,000 ओम होता है। देखो कितना बड़ा ये आपका वैल्यू है, 10,000 ओम होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रेसिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितज्ञ योग होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, इसे बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ याद रखना है, इसे क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। हिंदी में भी किरचॉफ को किरचॉफ ही बोलते हैं, आदमी का नाम था ये। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। 2 लॉ दिया था किरचॉफ में, तो ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं जॉनसन, क्या? जॉनसन रूल, जॉनसन रूल। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या अब बता दे रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये का एक पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारा करंट आके मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा करंट आके मिल रहा है। मान के चलते हैं एक I1 करंट इस पॉइंट की ओर जा रहा है, I2 करंट इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रहा है, ये I3 करंट है इस पॉइंट की ओर जा रहा है, ये भी I4 इस पॉइंट की ओर जा रहा है और I5 इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रहा है। तो ये किरचॉफ ने क्या कहा था कि अगर हम सबका योग करते हैं ऑल करंट का, यानी समेशन ऑफ ऑल करंट। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं समेशन ऑफ ऑल करंट। देखो, ये जो ई लिखा मिलता है ना आपको एग्जाम में, ये ई, इसे बोलते हैं समेशन, मतलब सबका योग। तो ये समेशन ऑफ ऑल करंट बराबर होता है 0। ठीक है, यानी इसमें जितना भी हम अलजेब्रिक सम करेंगे बराबर क्या करना है? 0। इसका मतलब ये क्या हुआ? देखो, जो करंट इधर जा रही है इसको प्लस में लेना है, तो I1 को प्लस में लिए, जो इससे बाहर जा रही है उसको माइनस में लेना है, I2। फिर ये इधर की ओर आ रहा है तो प्लस I2 प्लस I3, फिर ये भी अंदर की ओर आ रहा है तो प्लस I4 प्लस, और ये कहाँ जा रहा है? I5 बाहर की ओर जा रहा है, I4 माइनस का हो जाएगा I5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें क्या बताता है? किरचॉफ्स का पहला नियम। तो याद रखना है क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितज्ञ योग क्या होता है? 0। बीजगणितज्ञ योग मतलब जो करंट सिंपली आपको ऐड करना है, लेकिन
उसका मान के साथ देखो, जो करंट अंदर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव का लेना है, और जो बाहर की ओर जा रहा है, उसे क्या लेना है, निगेटिव का लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको एक न्यूमेरिकल पे मिलता है एग्जाम में। तो याद रखना, अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट का 3 फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है पावर इक्वल टू वी आई, हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे। पावर इक्वल टू वी आई, पावर एक होता है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और एक पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, एक पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ये भी क्वेश्चन आपको 5-6 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, एक आपको फॉर्मूला ये वाला जो होता है पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये बहुत बार एग्जाम में दे रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय आर। बशर्ते 3 फॉर्मूला होता है पावर का, वी आई, बी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर बाय आर। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और आपको यही ऑप्शन बार बार एग्जाम में दे रहा है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इस मेजर ऑफ, याद रखना ऊर्जा को मापता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे मापता है, ऊर्जा को मापता है। एक ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट किया हुआ है 4-5 बार। देखो आगे में क्या लिखा हुआ है, ई से क्या होता है, एनर्जी। तो एक ट्रिक बता दिया, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। ईवी, ई से क्या होता है, एनर्जी, तो आपको तुरंत वहां क्या मार देना है आंसर में, ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो। याद रखना, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है। अगर बात करते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या डायनमो को खोजा किसने था, तो याद रखना है फराडे ने, माइकल फराडे। ठीक है, फराडे ने इसे खोजा था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी फराडे ने ही खोजा था। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर हमारा डायनमो वर्क करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत बार रिपीट किया एग्जाम में। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, व्हेन एमीटर शंटेड इज मेजरमेंट, तो याद रखना बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। अब शंट क्या होता है, तो 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है शंटेड क्या हो। अब शंट का पूरा डायग्राम बनाना है तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि एमीटर को जब शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। और जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन तो लेंगे ही लेंगे, शंट क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सीबीएसई वाले को ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शंटिंग बताइए क्या होता है। तो हो सकता है अभी पूछ दे आप लोगों को, लेकिन जब हम बताएंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तब वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे इसको। एम्पेयर घंटा मात्रक होता है। देखो एम्पेयर आवर मात्रक होता है आवेश का, किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। जिसके पास इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर का जो बॉक्स होता है जिसमें इन्वर्टर रखा रहता है, तो जब भी वहाँ आपको कुछ करंट, जैसे 5, वहाँ पर करंट का जो है ना एम्पेयर में नहीं लिखा रहता है, वहाँ लिखा रहेगा 5 एम्पेयर आवर। ठीक है, 5 एम्पेयर आवर। तो बेसिकली ये आवेश को बता रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को बता रहा है। और करंट क्या होता है बच्चों, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जहाँ पे चार्ज होता है, वहीं पर करंट फ्लो कर सकता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो बेसिकली करंट मतलब चार्ज। ठीक है, यानी याद रखना एम्पेयर आवर जो होता है वो आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल, ऐसे हम लोग चार्ज का ऐसा यूनिट क्या जानते हैं, तो कूलम जानते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमर्शियल यूज में हम लोग जो चार्ज का आवेश का ऐसा यूनिट एम्पेयर आवर बताते हैं, जो कि अभी हम लोग बताए ना कि इन्वर्टर के बॉक्स वगैरह पे ये एम्पेयर आवर में करंट लिखा रहता है। तो ये सब कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग एम्पेयर आवर यूज करते हैं। ये सब बड़ा मात्रक है आवेश का। ओके, लेकिन बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, आवेश का मात्रा क्या होता है, तो कूलम होता है, क्योंकि कूलम ने खोजा था। बट आपको ये सब क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है याद रखना, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आपको क्या लिखना है, डायमेंशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सबसे पहले याद रखना है, जो विद्युत वाहक बल है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी एक के लिए बता रहे हैं, जो आपका विद्युत वाहक बल है उसका फॉर्मूला भी वही होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। और इसका एसआई यूनिट भी वोल्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट ही होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जब 2 मार्क्स में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, लेकिन अभी के लिए आपको पूछा इसका बीमा, तो हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, एसआई यूनिट बता रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो ईएमएफ का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, फॉर्मूला भी वही पोटेंशियल डिफरेंस वाला ही होता है।
अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हमें डायमेंशन पूछा है, तो वर्क डन का डायमेंशन सबको याद होना चाहिए। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, ये सब हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हैं, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, फोर्स का, वर्क डन का, ये सब का कम से कम बीमा हर समय दिमाग में रखना है। तो वर्क डन का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू अपॉन चार्ज का बीमा होता है 80। ठीक है, चार्ज का बीमा क्या होता है 80। तो जैसे हम इसको ऊपर करते हैं तो m का तो m ही रह जाएगा, l भी नीचे में कुछ नहीं है, एल स्क्वायर टी की पावर यहाँ पे 1 है, तो ऊपर जाएगा तो और एक -1 बढ़ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, एक और बढ़ जाएगा -3, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए की पावर क्या हो जाएगा -1। तो याद रखना यहाँ पे देखो, आंसर में आई के टर्म में लिखा है हमारा करंट को, तो कहीं कहीं आई भी लिख देता है, कहीं कहीं ए भी लिख देता है, तो बेसिकली मैक्सिमम ए ही लिखा रहता है। तो आई और ए लिखा तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो टी की पावर -3 और आई की पावर या ए की पावर क्या -1, तो ए और आई बेसिकली सेम ही चीज़ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों करंट को ही दिखा रहा है यहाँ पे। बीमा याद रखना है विद्युत का, इसका फोर्स का, वर्क डन का, और हमारा जो है चार्ज का। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितज्ञ योग होता है। अभी तुरंत बताए थे, किरचॉफ्स का पहला नियम शून्य होता है, अलजेब्रिक सम समेशन आई अलजेब्रिक सम इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, विट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो विट स्टोन ब्रिज जो होता है बच्चों, वो उच्चतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध मापता है। बेसिकली इसे रेसिस्टेंस मापा जाता है, चाहे वो ऊंचा रेसिस्टेंस रहे चाहे नीचा रेसिस्टेंस रहे। बस ये आपको जो है क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, एलिमेंट यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर। बहुत कंफ्यूजन होता है टंगस्टन और नाइक्रोम में। देखो अभी के लिए नाइक्रोम आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं हम लोग किसमें, तो विद्युत हीटर में। और टंगस्टन से बच्चों फिलामेंट बनता है बल्ब का, तो याद रखना बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से, और नाइक्रोम का वायर से हम लोग क्या बनाते हैं, विद्युत हीटर। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, हमको भी होता था क्लास 10th में, इसीलिए हम एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दे रहे हैं। ओके, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एक बात बता दे रहे हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो ना तो लेंथ पर डिपेंड करता है ना तो एरिया पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो रो है इसका इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओ मीटर होता है। एसआई यूनिट भी आपको लिखना है, एसआई मात्रक। और ये रो किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रो बोलते हैं। और ये रो किस पे डिपेंड करता है, ये आपका जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ वायर पे या नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर मतलब वो वायर तांबा का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, आयरन का है, एल्युमिनियम का है, वो नेचर हुआ वायर का। तो एक बात याद रखना, ये किस पे करता है, एक तो टेम्परेचर पे, ठीक है, तापमान, और दूसरा नेचर पे, एक सेकेंड नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि वो वायर आयरन का बना हुआ है या कॉपर का बना हुआ है या किसका बना हुआ है। तो आपका याद रखना ये ना तो लेंथ पे ये सब पे तो डिपेंड ही नहीं करता, लंबाई पे क्षेत्रफल पे ये डिपेंड नहीं करता है। आपका क्या विशिष्ट रेसिस्टेंस, तो याद रखना तापमान के बढ़ने पे ये भी बढ़ जाता है। और तापमान पे कैसे रिलेट करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी तापमान बढ़ेगा तो विशिष्ट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। क्लास 10th में भी पढ़े थे हम लोग ये सब चीज़, और क्लास 12 के आपके 3rd चैप्टर में है, जो जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। देख याद रखना 3rd चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1st चैप्टर 3rd चैप्टर इन सबसे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। सेमी कंडक्टर से ऑब्जेक्टिव आता है, फिर आपका ऑप्टिक्स चैप्टर, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में। वो सब चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में। ये 4-5 चैप्टर को अगर अच्छे से कर लेगा तो वो समझ लो उसका ऑब्जेक्टिव में 35 मार्क्स का एक और आराम से वो ला सकता है। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाद बाकी, और इधर हाथ पैर मार करके तो वो ले ही लाएगा 35 नंबर। ओके।
आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध होता है। जब यहाँ पे आदर्श वर्ड आ जाए, आदर्श, ठीक है, आइडियल, जब यहाँ पे आइडियल वर्ड आ जाए और आम मीटर रहे, आइडियल आम मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। लेकिन जब अगर यहाँ आइडियल वर्ड नहीं रहे, ठीक है, यहाँ आइडियल वर्ड हटा दे क्योंकि दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आइडियल नहीं रहे, यहाँ पे लिखा रहे आम मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए तो बहुत ही कम, ठीक है, क्या होना चाहिए? बहुत कम। वहां पे आपको ऑप्शन देगा बहुत कम। लेकिन लेकिन अभी यहाँ पे आइडियल वर्ड है, जहाँ पे आइडियल आदर्श वर्ड आ जाएगा तो वहां पे एकदम इसको जीरो ही कर लेना है। क्या कर लेना है? शून्य एकदम कर लेना है। और जहाँ पे आदर्श वर्ड नहीं रहे, सिर्फ कहे रहे कि आमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए तो बहुत ही कम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो सबसे पहले आपको सरफेस डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा का फॉर्मूला होता है कुल आवेश, कुल आवेश अपॉन, कुल आवेश अपॉन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब देखो आराम से हमारा इसका ऐसा यूनिट बना देंगे। आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलम होता है, सी से डिनोट करते हैं। और क्षेत्रफल को हम लोग मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फॉर्मूला याद रहेगा, ऐसा यूनिट निकल जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट होता है कुल आवेश अपॉन क्षेत्रफल। डायनमो का कार्य सिद्धांत बताए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, अभी तुरंत बताया है। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? सबसे पहले बताना कि वोल्ट एसआई मात्रक किसका होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता क्या है? वर्क डन अपॉन, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अभी बताइए, ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सेम ही होता है। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। और ये चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस का तो वोल्ट होता ही है, क्योंकि हम लोग को वोल्ट का निकालना है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल पर कूलम। तो 1 जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कभी भी ऐसा आएगा 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 फैराड क्या होता है, तो ये सब डिस्कस किए हुए हैं पहले ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको कुछ वन लगा मिले तो सबसे पहले याद रखना है कि ये किसका ऐसा है मात्रक होता है, तो पता है पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना है। अब इसका ऐसा है मात्रक क्या होता है? जूल होता है वर्क डन का। चार्ज का ऐसा है मात्रक कूलम होता है, और ठीक उसके बाद सब जगह 1 लगा देना है, तो वही आपका आंसर बन जाता है। 18 करते हैं, आवेश का बीमा होता है, ईटी होता है, ठीक है। अब ये आया कहाँ से? तो करंट बराबर क्या होता है? चार्ज पर टाइम। और हमें आवेश का बीमा निकालना है ना, तो देखो हम आवेश का यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है। आई का बीमा क्या होता है? एम्पेयर, ए कैपिटल ए, और टाइम का क्या होता है? टी, तो ए टी, यहीं से आ गया ए टी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ? राइट आंसर। 19 करते हैं, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का। देखो ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है। 2023 के 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2 रंग का कलर कोड पूछा था। ऑब्जेक्टिव में तो भड़ाभड़ करके पूछ ही रहा है 2-3 क्वेश्चन। तो ये पूरा कलर कोड आपको अच्छे से याद रखना है। कलर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे हम 10 कलर कोड लिख दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के या उसको नोट डाउन करके आपको लिख लेना है कलर कोड के बारे में, ठीक है। देखो ये है आपका कलर कोड, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। याद रखना है, देखो 0 पे होता है काला, 1 पे होता है भूरा यानी ब्राउन, 2 पे होता है लाल, 3 पे होता है नारंगी ऑरेंज, 4 पे होता है पीला येलो, 5 पे होता है हरा ग्रीन, 6 पे ब्लू यानी नीला, 7 पे होता है वायलेट, 8 पे ग्रे और 9 पे वाइट। टोटल 10 होता है, 0 से 9 से लेकर 10 नंबर आता है। एक ट्रिक बता दे रहे हैं, देखो 0 काला से स्टार्ट होता है, सफ़ेद पे ख़त्म हो जाता है, यानी 0 ब्लैक पे आ गया तो, और 9 पे सफ़ेद आ गया, 2 तो याद हो ही गया। और शुरू का आपको 5 याद रखना है, और शुरू का 5 आपको रोज जो देखने वाला रंग है वही सब होता है। ब्राउन है, लाल 2 पे, ऑरेंज है 3 पे, येलो है, ठीक है, 5 पे हरा है। तो ये सब आपको याद रखना है। ये टोटल 10 का 10 आपको याद रखना है, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछ देता है। देखो कार्बन प्रतिरोध कलर लाल रंग, लाल रंग कहाँ पे है? तो 2 नंबर पे लाल रंग है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर, ठीक है। अभी देखना कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। आम मीटर का प्रतिरोध होता है। अब यहाँ पे देखो आदर्श वर्ड नहीं लगा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है आम मीटर का प्रतिरोध लगा हुआ है। अब यहाँ पे 0 भी नहीं है ऑप्शन में, तो बताए थे क्या होना चाहिए? बहुत ही कम हो जाना चाहिए उस समय, ठीक है, बहुत ही कम होना चाहिए।
विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? चांदी है, लोहा है, नाइक्रोम में रबड़ है। देखो रबड़ तो नहीं होगा, नाइक्रोम भी नहीं होता, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। लोहा और चांदी में महंगा धातु कौन सा है? तो चांदी महंगा धातु है, याद रखना। सिल्वर जो होता है वो जितना महंगा धातु होता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब का कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एल्युमिनियम, ठीक है, ये सब का कंडक्टिविटी हाई होता है। इसीलिए जो हमारा जो एक पोल से दूसरे पोल में जो ये सब तार होता है ना, ये एल्युमिनियम का बनाते हैं, ना कि आयरन का। जबकि लोहा भी तो करंट पास कर जाता है। होता है क्या ना, लोहा में जल्दी रस्टिंग हो जाता है और उसका रसिस्टिविटी भी कम होता है, तो विद्युत लॉस यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे एल्युमिनियम, अब चांदी तो लगा नहीं सकते हैं वायर में, क्योंकि चांदी लगाएंगे तो चोरी हो जाएगा, बहुत महंगा धातु होता है चांदी। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, एल्युमिनियम यूज करते हैं। चांदी से थोड़ा छोटा उसका रसिस्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी होता है, किसका? एल्युमिनियम का। तो याद रखना, जो जितना महंगा धातु होता है उसका हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे अच्छा चालक वही बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वोल्ट मीटर क्या मापता है बच्चों? विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, वोल्टेज को मापता है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर करते हैं 23। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है? अभी बताए थे जब हम 1 वोल्ट डिस्कस कर रहे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये चार्ज को कैपिटल क्यू लिखो या छोटी क्यू लिखो, बात बराबर होता है, लेकिन चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज का ऐसा है मात्रा क्या होता है? कुलाम होता है। वर्क डन का जूल होता है। ठीक है, अभी बताए थे 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर कुलम। 1 जूल पर कुलम। ये सब क्वेश्चन रिपीट करेगा एग्जाम में, अच्छे से याद रखना है। 24 करते हैं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? जब हम रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उस समय वोल्टेज जो होता है, जो विभवांतर होता है, वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। और जब सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तब करंट समान रहता है। धारा जो रहता है बच्चों, ये सीरीज में समान रहता है। ठीक है, और जब हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तब वोल्टेज जो होता है वो कॉमन रहता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। कार्बन प्रतिरोध, पीला का मान कहाँ होता है? ऊपर लिख दिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो पीला का मान होता है हमारा 4 नंबर पे। ठीक है, 4 पे क्या होता है? पीला। 2 पे क्या होता है? रेड। ठीक है, 3 पे होता है ऑरेंज। ठीक है, और 1 पे भूरा होता है, काला के बाद भूरा। ठीक है, एम्पियर, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? अब सबसे पहले हम क्या बताए थे इसका, कि एम्पियर एसआई यूनिट किसका होता है, तो पता करना है। तो एम्पियर एसआई यूनिट होता है करंट का। अब करंट का फॉर्मूला हमको सबको बहुत बेसिक सा है, चार्ज पर टाइम। ठीक है, अब चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और हमें क्या पूछ रहा है? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलम पर 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ये भी 1 इसके साथ भी है, ये 1 इसके साथ भी है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए। देखो बाय में है ना, कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड होता है हमारा क्या? 1 एम्पेयर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ रहा है आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से। टी समय धारा, यहाँ टी लिखा हुआ है, टी समय धारा आई के प्रभाव के कारण आर प्रतिरोध में चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसे बोलते हैं, जूल्स ने दिया था। इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है यहाँ? करंट। आर क्या है? रेसिस्टेंस। और टी क्या है यहाँ पर? टाइम, समय। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इन सब का एसआई यूनिट क्या होता है? तो जूल ही होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, एसआई मात्रक। और ये क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना है। हो सकता है आपको 2 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल भी दे दे, सबका वैल्यू गिवन रहता है। ठीक है, आई का भी वैल्यू गिवन रहेगा, आर का भी गिवन रहेगा, टाइम भी दिया रहेगा। बस आपको फॉर्मूला पे पुट करना, आंसर लाना है। कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड का मान होता है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हरे रंग का कोड का मान बताए थे, 5 नंबर पे होता है। 0 पे काला होता है, 9 पर सफेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 वाट बराबर, अब वाट किसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों? पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। अब पावर बराबर क्या होता है? कितना आप कार्य करते हैं, यानी वर्क डन अपॉन कितने समय में आप कितना कार्य करते हैं। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट यहाँ पे आप लिखना है, तो बताए जूल होता है। ठीक है, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। पावर का तो वाट होता ही, क्योंकि हमें वाट निकालना है। तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल पर सेकेंड।
ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इन सब चैप्टरों से। तो करंट डेंसिटी का हम लोग जे से लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं? जे से। ठीक है, तो जे बराबर होता है करंट डेंसिटी आई से करंट अपॉन एरिया। ठीक है, करंट अपॉन एरिया। देखो करंट अपॉन एरिया ऑप्शन नंबर क्या है? बी यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसका एसआई मात्रक आप सब बता सकते हैं, क्या होता है? एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया नीचे है ना, यहाँ एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीला रंग के लिए आप बता सकते हो, ब्लू के लिए 6 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन 2023 में। क्वेश्चन बैंक सबके पास होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। एक आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आदर्श, ठीक है, आइडियल बताए थे, आइडियल के लिए 0 ही हो जाता है। क्या होता है? 0 ही हो जाता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अभी बताए थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट, अब वहाँ फॉर्मूला भी बताए थे, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, टोटल चार्ज यानी क्यू, चार्ज क्यू, और एरिया यानी ए। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? ये यहाँ पे जो था ना आपका 10 की पावर कहीं 17 लिखा हुआ था, कहीं 10 की पावर प्लस 19 लिखा हुआ था, कहीं 10 की पावर माइनस 20 लिखा हुआ था, और एक जगह पर 10 की पावर माइनस 19 लिखा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। पावर चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ये याद रखना, ऊपर वाला पावर, पावर ही ये जो होता है, यही आपका ऑप्शन में डिफरेंट पूछ देता है। 35 करते हैं। 35 करा, किसी चालक के संवेग वेग, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का संबंध है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, यानी बताना है कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले एक रिलेशन याद रखना है आप लोगों को, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर म्यू ई होता है। बच्चों एक चीज तो वी डी तो संवहन वेग है ही, ठीक है, ई तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है ही, ये म्यू होता है आपका मोबेबिलिटी ऑफ करंट, मोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट जो बोलो। ठीक है, मोबेबिलिटी होता है, चालकता होता है। ठीक, अब यहाँ से देखो वी डी यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ई के समान है, नीचे रहता ना, अगर इसके नीचे ई रहता तब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यानी अप्लाइड फील्ड बढ़ेगा तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगा। 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, परिभाषा दीजिए, इसका एसआई यूनिट लिखिए। तो जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब बताएंगे अच्छे से। अभी के लिए आपको ये बात याद रखना है कि दोनों क्या होता है, समान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती बोलते हैं हिंदी में। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? देखो पोटेंशियोमीटर से मुख्यतः हम लोग विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। बहुत सारे लड़के वीडियो देख के निकल जा रहे हैं, ठीक है, कम से कम एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा एग्जाम तक आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में विश्वास 60 प्लस से ज़्यादा आपको मार्क्स आएगा, क्योंकि आपका शायद 70 मार्क्स का होता है मैक्सिमम, 30 मार्क्स का तो आपको प्रैक्टिकल देना है, तो प्रैक्टिकल तो मेरे हाथ में है नहीं, ये 70 मार्क्स मेरे हाथ में, जो अभी से देख रहा है तो 60 प्लस जरूर आएगा उसको। ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करवाएंगे। किसी का अब वो समझ में नहीं आ रहा है, या किसी का कोई भी थ्योरी नहीं पूरा है, तो वो भी देखो अच्छे से, क्योंकि ये देखने से ही आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही जैसा बिहार बोर्ड क्वेश्चन बार बार पूछता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इलेक्ट्रिक ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक करंट डज द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क। देखो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे हमारा विद्युत फ्यूज काम करता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? अभी हम बताए थे कि किलोवाट आवर किसका ऐसा यूनिट होता है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, ऊर्जा का। किस एनर्जी का? तो विद्युत एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 1 किलोवाट आवर को अब जूल में बदलिए।
तो 1 किलोवाट आप बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो ये आपको डेटा याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। डायरेक्ट आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। इस निष्क्रिय गैस का बात करें तो आर्गन, आर्गन भरा रहता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 40 भारत में उत्पादित उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस इन इंडिया। जो भारत यूएसए सब में, भारत जो होता है जहाँ पे इंग्लैंड भारत सब में सेम आपका जो होता है अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी रहता है, यूएसए में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो भारत में जो होता है वो 50 हर्ट्ज तक, 50 हर्ट्ज जो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी निकलता है। ट्यूब बल्ब सब पे भी आप देखोगे कार्टून पे या डब्बा पे तो लिखा रहता है 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज क्या दिखाता है? जो हमारे जो प्रत्यावर्ती धारा होती है एसी करंट, उसका फ्रीक्वेंसी बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। 41 करते हैं। किसी चालक का तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी आपका रो में परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या शून्य। अभी बताए थे। ये जो रो होता है ना, ये ना तो लेंथ पर डिपेंड करता है ना तो एरिया पर डिपेंड करता है। तो याद रखना, एरिया को घटाओ बढ़ाओ या तार के क्षेत्रफल को बढ़ाओ घटाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो याद रखना ये क्या रहता है? नियत रहता है। ये जो रो है हमारा, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो नेचर और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला क्वेश्चन ऊपर पूछा हुआ था, तापमान, तापमान बढ़ेगा तो ये रो भी बढ़ जाता है। रो का ऐसा यूनिट याद रखना है ओम मीटर। ठीक है, किरचॉफ्स का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? पहला नियम तो वही है, समेशन ऑफ ऑल करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इक्वल्स टू 0, ये प्रथम जिसे जॉनसन लॉ भी बोलते हैं। दूसरा लॉ जो है ना वो ऊर्जा के संरक्षण पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बात और याद रखना है, ये किरचॉफ्स लॉ भी आपको ऊर्जा का संरक्षण बताता है, और एक लेंज लॉ है। ठीक है, लेंज लॉ, लेंज का नियम, लेंज का नियम, ये आपका शायद 4th चैप्टर या 5th चैप्टर में लेंज का नियम। लेंज का नियम भी ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो ये दोनों को एक जगह लिख करके आपको मेमोराइज कर लेना है कि किरचॉफ्स का सेकंड लॉ और लेंज का नियम दोनों ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर रिलेटेड होता है आपका लेंज का नियम और किरचॉफ्स का दूसरा लॉ। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, तो याद रखना है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अगर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या कर रहा है? एम्पेयर, सबको पता है एम्पेयर किसका ऐसा ही मात्रक होता है? तो करंट का होता है। ठीक है, CORRENT, करंट। ठीक है, करंट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पेयर। अच्छा, वेवर किसका होता है? याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, मैग्नेटिक। और ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स हिंदी में बोलते हैं इसे विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स को हिंदी में फ्लक्स ही बोलते हैं। मैग्नेटिक को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक को विद्युत बोलते हैं, सॉरी मैग्नेटिक को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? चुंबकीय फ्लक्स। हेनरी किसका ऐसा यूनिट होता है? प्रेरकत्व का। किसका? प्रेरकत्व का। प्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस का। तो इंडक्टेंस का ऐसा है मात्रक हेनरी, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, एम्पेयर करंट, और ओम आपका रेजिस्टेंस का। ये चारों जो है एक व्यक्ति का नाम है। वेबर भी व्यक्ति का नाम है, हेनरी भी व्यक्ति का नाम है, एक आदमी का नाम है। एम्पेयर भी आदमी का नाम है जिन्होंने करंट खोजा है। ओम्स लॉ, ओम भी एक आदमी का नाम है जिन्होंने प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस को खोजा था। वेबर भी मैग्नेटिक फ्लक्स को देखा गया था, खोजा गया था, लैब में खोजा था, इसीलिए एसआई यूनिट अपने नाम के ऊपर रख दिया है। हेनरी ने प्रेरकत्व को खोजा था, इंडक्टेंस को, एसआई यूनिट अपने नाम पे रख दिया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चारों व्यक्ति का नाम और उन्होंने क्या खोजा है याद रखना है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। अब देखो यहाँ पे आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध तो हम लोग बहुत पढ़ लिए कि 0 होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, याद रखना है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। टोटल बता दिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। देखो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो। ठीक है, जल्दी से हम ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी शुरू करने वाले हैं।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।